नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुक्मणी बायोलॉजी का ये बुक है, आप सभी को पता होगा, जिसमें हम डेली एक टॉपिक कर रहे हैं। 20 टॉपिक में टोटल वीडियो खत्म होगा और ये बुक आपकी खत्म हो जाएगी। बात करें इसमें, ये चौथे नंबर की वीडियो है, चौथे दिन की क्लास है। और आज की जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग जो प्यार जो सपोर्ट आप लोगों ने पहले वीडियो में दिखाया था वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलत बात है। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर जो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से शुरू करते हो तो उसको अच्छे से ख़त्म करना सीखो। अगर जो ये चीज़ें नहीं करते हो ना, तो आपको उस काम में सक्सेस नहीं होता, उस काम में सफलता नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। ठीक। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर जो आपका रिस्पांस डाउन होने लगा तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस घटेगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो फिर मैं ये सीरीज ही बंद कर दूंगा। ठीक। तो चलिए, यहाँ पे जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चलिए एक शुरू करते हैं। यहाँ पे श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक। यहाँ पे बात करें, अगर जो आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हो, सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, जब ये पीडीएफ देख रहे हो ना, तो कल वाले क्लास की पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। लगभग 30,000 मेंबर यहाँ पे होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर, मैंने साइंस में बोला, मैं आपको लूसेंट की क्या कराऊंगा, लूसेंट की थ्योरी आप खुद से पढ़ो, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव मैं आपको वीडियो क्लास के माध्यम से कराऊंगा। इसके अलावा रुक्मणी की बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा आप हमारा साइंस का पीडीएफ पढ़ोगे। तो ये वाला साइंस का पीडीएफ है, सारे पीडीएफ जो हमारे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो पीडीएफ रहेगा, 130 पेज का पीडीएफ है, चैप्टर वाइज वन लाइनर है। जैसे आपको डिसाइड कर लेना कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है वन लाइनर, तो ये पीडीएफ खोल के पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, करंट अफेयर्स का भी ले सकते हो, और इसके अलावा मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। करंट का भी मत लीजिएगा, करंट का मत लीजिएगा। अब इसके अलावा मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर अवेलेबल है, उसको भी ले सकते हैं। ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे रहा, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है। एटीपी का परिवर्तन किस में हो रहा है, एडीपी। सबसे पहले यहाँ पे एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एटीपी की बात करें, एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, ये इसको हम एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं, एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं। किसको, एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। देखो, जब भी हमारे शरीर के अंदर उपापचय या मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में आती है, एटीपी के फॉर्म में आती है। ठीक। तो इसको इसलिए एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और एटीपी का जब परिवर्तन एडीपी के अंदर होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, जब एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफास्फेट के रूप में बनता है, तो क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे जो उत्पन्न होती है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा रखी जाती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में। और जैसा कि मैंने बताया, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं, 38 यानी कि 38, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस की बात करें, इसमें परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है, दो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें जो होता है, ग्लूकोज किसमें बनता है, पाइरूबिक अम्ल में। ग्लूकोज का परिवर्तन किसमें होता है, पाइरूबिक अम्ल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 की बात करें, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, किस रूप में, जलीय अपघटन में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। तो जलीय अपघटन में जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 की बात कर लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, किसके लिए होता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, जिसको अपचय बोलते हैं, यानी कि कैटाबॉलिज्म। ठीक।
आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था? सबसे पहले किस प्रकार का रेस्पिरेशन विकसित हुआ था? तो सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से देखो तो एनारोबिक श्वसन विकसित हुआ था। एनारोबिक श्वसन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एनारोबिक श्वसन सबसे पहले विकसित हुआ था, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और ध्यान रखिएगा, जो एरोबिक श्वसन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। एनारोबिक श्वसन सबसे पहले विकसित हुआ था, प्रारंभ में जीव एनारोबिक श्वसन करते थे, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन ये आता गया, तो उसके बाद एरोबिक श्वसन करने लगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक सामान्य मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक सामान्य मनुष्य की बात करें 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता। अब देखो, अब यहाँ पे कहोगे सर हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन मतलब कुछ जीव ठंडे व प्रतिकूल मौसम क्या होता है, उनके रहने के योग्य मौसम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सुप्त हो जाते हैं, वो जमीन में चले जाते हैं, वो कहीं पे सुस्त होकर पड़े रहते हैं। और इस समय जब ये सुप्त अवस्था होती है ना, तो उनके शरीर का तापमान गिरता है, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, और उपापचय जो होती है उनकी मंद पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन वो जिंदा रहते हैं। आपने मेढक को देखा होगा, जमीन के अंदर कई कई दिनों तक पड़े रहते हैं। तो उस टाइम मेढक जो होते हैं हाइबरनेशन की अवस्था में, तो सांस कैसे लेते हैं? तो वो सांस लेते हैं नम त्वचा द्वारा। किसके द्वारा? नम त्वचा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेढक एक प्रकार का कैसा है? मेढक की बात करें, जब पानी में रहता है तो बाह्य गिल से, यानी कि बक्कल कैविटी से श्वसन करता है, ठीक। जमीन पे रहता है तो फेफड़ा यानी कि लंग्स से श्वसन करता है, और हाइबरनेशन अवस्था में रहता है तो नम त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नम त्वचा से श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मनुष्य में निष्कासित वायु में O2 की कितनी मात्रा? देखो, अभी कभी गलत मत करना, अभी आप एक बार समझ लो। आपको पता है, वायुमंडल की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करें 78% है, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, आर्गन आता है, ठीक है। आर्गन के बाद CO2 आता है, ठीक। CO2 लगभग 0.03% के समथिंग है, ठीक है। CO2 0.03% के समथिंग आपका वायुमंडल में है। लेकिन आपको पता है इतना आपके वायुमंडल में है, ठीक। चलो, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, लगभग 21% आपका ऑक्सीजन है। आर्गन हम लिख लेते हैं, आर्गन चलो छोड़ दो आर्गन, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो 21% पूरा ऑक्सीजन हम वायुमंडल का ले लेते हैं सांस में, ये तो हमने ले लिया, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, वो भी हमारे सांस के साथ अंदर चला गया, ठीक। और आर्गन की बात करें, आर्गन छोड़ दो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ये भी हमारा 0.03% हमारे सांस के साथ अंदर चला गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सांस के साथ अंदर ले ली, लेकिन निकाला क्या क्या? हमने 21% ऑक्सीजन लिया, 17% निकाल दिया। अब देखो कितना यूज किया, सिर्फ 4% यूज किया। 78% नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 78 का 78 निकाल दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपने 0.03 लिया था, लेकिन रिलीज कितना किया? 4%। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 0.03 लेते हैं, उससे ज़्यादा हम छोड़ देते हैं, यानी कि 4%, ठीक। यहाँ पे आंसर है, निष्कासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? देखो 21% आपने ऑक्सीजन लिया, निकाला कितना? 17%, तो कितना होता? 17%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या गलत होगा? कभी गलत नहीं ना करोगे कभी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता? कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केचुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तिलचट्टे में श्वसन अंग क्या होता है? तिलचट्टे में श्वसन अंग जो होता है वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की बात करें तो ये कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु हमें प्राप्त होते हैं? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो कितने अणु प्राप्त होते हैं? 38 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ATP संश्लेषण की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? ATP संश्लेषण की क्रिया इनमें से है, ठीक है। तो इनमें हो जाएगा आपका ऊर्जा शोषी, जिसको बोलते हैं एंडोगॉर्गेनिक, ठीक है, एंडरगोनिक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा शोषी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये बगल में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन टाइप का, तो आवाज़ थोड़ी सी बैकग्राउंड में आ सकती है, उसके लिए सॉरी, ठीक।
चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। श्वसन में जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विखंडित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, श्वसन इनमें से कौन सा है? श्वसन, ठीक है, श्वसन एक प्रकार की आपकी अपचयन प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है? कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है? तो क्या लिया जाता है कोशिका में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो ये लिया जाता है आपका, क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज लिया जाता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो आप सभी को पता होगा, मछलियां जो होती हैं वो किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स। गिल्स मतलब फेफड़े। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? सी, गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। ठीक है, फेफड़ा नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो गलफड़े होते हैं उनके, गिल्स जिसको गलफड़े बोलते हैं। ठीक, आगे चले, 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? चलो, तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पादप। पादप में अगर जो बात करें, जो पत्ती होती है इसके द्वारा श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, पादप पौधों में पत्ती द्वारा श्वसन अंग होती है। ठीक, 16 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इनमें से प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों की तनों में, पेड़ों के फलों में, पेड़ों की पत्तियों में? तो पेड़ों की पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किसके कारण से अनुभव होती है? दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो ये हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिस कारण से हमें थकान की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो अगर जो आप देखोगे तो लिनक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र, यहाँ पे पाचन और श्वसन मार्ग जो होते हैं एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे के रास्ते में पड़ते हैं। 25 की बात करें, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? हमारे फेफड़े में कुल कितनी वायु जमा हो सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फेफड़ों की वायु क्षमता की बात करें 6 से 8 लीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो यहाँ पे फेफड़ा यानी कि लंग्स दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े में। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, एटीपी है। एटीपी, तो एटीपी क्या है? एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें से एटीपी क्या है? तो एटीपी का आप बात करें, ऊर्जा सहित फास्फेट बंधन का एक अणु है। ऊर्जा सहित फास्फेट बंधन का एक अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? यानी कि जो जल में रहते हैं उनमें जो ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसका कारण होता है कि जल में वायु की अपेक्षा ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, इस कारण उन्हें तेजी से श्वसन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुले ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होती है, इस कारण से उन्हें तेजी से श्वसन करने की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 की बात करें, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता उसका श्वसन, क्योंकि उसका श्वसन अंग किस प्रकार का है? तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन जो है वातक है, यानी कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया टाइप का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, और पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं लगभग उन सभी का जो श्वसन अंग होता है वो ट्रैकिया टाइप का ही होता है। 30 की बात करें, मछली का एयर ब्लैडर या वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का वायु आशय या एयर ब्लैडर जो होता है, एयर ब्लैडर या कह सकते हैं ये आपका सहायक श्वसन अंग किस रूप में कार्य करता है? तो ये सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? देखो, लंबे समय की कसरत करते हो तो आपका ग्लूकोज जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप कहाँ से जो एनर्जी लेते हो? तो ये लेते हो आप वसा से, जो आपका फैट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर का कौन सिरा फेफड़ों में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़े से शुद्ध रक्त लाती है। देखो यहाँ पे बात करें, एक सिरा होता है,
एक धमनी होता है, एक सिरा होता है, एक धमनी होता है, ठीक है। सिरा में बात करें आपका अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसमें आप पूरा जब पढ़ोगे, मैंने एक बार बताया था पूरा विस्तार से, हाँ, ठीक है। तो धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, सिरा से अशुद्ध रक्त। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, पल्मोनरी धमनी। जब आपके धमनी के सामने पल्मोनरी धमनी आ जाए, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी, तो ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, और पल्मोनरी सिरा आ जाए तो ये शुद्ध रक्त को ले जाएगा। तो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लूरा किसका आवरण हो। देखो हमारे शरीर में जितने भी मेन सेंसिटिव पार्ट है, उनका कहीं ना कहीं एक बाहरी आवरण होता है जो उसको सेफ्टी रखने का कार्य करता है। तो प्लूरा की बात करें, इसी प्रकार से प्लूरा किसका आवरण है, फेफड़े का या फुफ्फुस का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 34 की बात करें, ठीक है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कंठ यानी कि लिरिक्स को क्या कहा जाता है, वायस बॉक्स, वायस बॉक्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कने की दर क्या होती है। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है, तो ये कितनी होती है, 1400। दिल के धड़कने की आपकी बात हो रही है, सांस की नहीं। तो 72 से 80 बार ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मैंने बताया 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, 0.03% लेते हो, 4% छोड़ देते हो, ठीक। आगे चलें, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल या एडम का सेब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में कौन सा शामिल होता है। छोड़े गए श्वास में कौन सा शामिल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। जब भी हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हम लेते हैं, जितना नाइट्रोजन लेते हैं, कितना लेते हैं, लगभग 78-79 के समथिंग है, तो ये पूरा हम छोड़ देते हैं, यानी कि छोड़े गए श्वास में आपका नाइट्रोजन भी शामिल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं, लगभग 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़े में, ऑप्शन नंबर डी। 41 की बात करें, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो हीमोग्लोबिन यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। किस वर्ग के प्राणी में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, किस वर्ग में, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, तो उभयचर, उभयचर यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 43 है, निश्वासन किसके द्वारा होता है, निश्वासन किसके द्वारा होता है, तो निश्वासन की बात करें, ये फेफड़ों की अवस्थिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 44 की बात करें, किस से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, किस से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर ग्लूकोज के जलने से, ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है और ये आपका फिर से मिल रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब आप लोग कहोगे सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, आपको ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में आप पढ़ते रहो और ये पीडीएफ लेके रिवीजन करना शुरू करो। इसके अलावा आपको यहाँ पे साइंस का पीडीएफ और मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का पीडीएफ, ये तो आपके पास मस्ट होने ही होने चाहिए, ठीक। चलो अभी क्लास को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।